डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि एक पुस्तक का नाम मैंने दिया था लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है एम वेंकैया नायडू। हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इसके लेखक हैं। तो ये तो बात हुई पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। अब बारी है आज के वीडियो की और आज के प्रश्न की, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी मैंने मध्यकाल में ही लिया है। मध्यकाल में मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में मोहम्मद गौरी और उनके अभियान की चर्चा की थी और मैंने बताया था कि गौरी की मृत्यु के बाद उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासक बनता है। तो आज का टॉपिक है गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश जिसकी नींव 1206 में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डाली गई और ये सत्ता 1290 ईस्वी तक कायम रहती है। यानी कि 1206 से 1209 तक 90 तक का काल मध्यकाल के इतिहास में गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। जिस नाम से भी कहें, ममलूक जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। और इस वंश में एक धारणा थी कि हर राजा एक स्वतंत्र माता पिता से थे, हालांकि बाद में ये वंशानुगत होते भी दिखाई देता है। सल्तनत काल यहीं से स्टार्ट होता है, गुलाम वंश से। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 में और उस समय मोहम्मद गौरी के सिपहसालार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में लाहौर में उपस्थित होता है। और क्योंकि गौरी का कोई पुत्र नहीं था तो लाहौर की जनता के आग्रह पर कुतुबुद्दीन ऐबक राजा का सिंहासन धारण करता है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। हम गुलाम वंश में इल्बरी तुर्क को देखते हैं, शमशी तुर्क को देखते हैं, बलबनी को देखते हैं, कई सारे वंश के तुर्कों को देखते हैं। शमशी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्बरी जो इल्तुतमिश था, बलबनी जो बलबन था। अगर हम कहें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो मात्र 4 साल का इसका पीरियड है, 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, बाल अवस्था में ही इसे बेच दिया जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसे निशापुर का एक व्यापारी खरीदता है और बाद में वो एक काजी के हाथ बेच देता है। काजी अपने पुत्रों के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक की धार्मिक, प्रशासनिक और सैनिक से अच्छा व्यवस्था करता है, उसे ट्रेंड करता है, एक योद्धा बनाता है, एक कुशल सैनिक बनाता है और बाद में उसे एक व्यापारी के हाथों बेचता है और वो व्यापारी उसे लाकर गजनी के बाज़ार में मोहम्मद गौरी के हाथों बेच देता है। यानी कई जगह से बिकते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक अंततः सुल्तान मोहम्मद गौरी के हाथों में आता है। उस समय एक प्रथा थी कि जितना अच्छा गुलाम ट्रेंड होगा उसका मूल्य अधिक मिलता था। इसीलिए लोग बाल अवस्था में ही बच्चे को खरीद कर अच्छी योग्यता देकर, अच्छी ट्रेनिंग देकर उसे अच्छे मूल्यों पर बेचते थे, क्योंकि उस समय दासों की खरीद बिक्री खुलेआम होती थी। तो गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि साहस से बहुत साहसी, बड़ा बलवान, उसके अंदर कई प्रकार की ऐसी प्रतिभा थी जिससे गौरी बहुत प्रभावित होता है और बहुत जल्द ही उसे सेना के एक भाग का अधिकारी बना देता है, जिस पद का नाम होता है अमीर-ए-आखूर। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के द्वारा अमीर-ए-आखूर की उपाधि दी जाती है। इस उपाधि को पाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम तो था, लेकिन उसके हाथ में कई पावर आ जाती है और जब गौरी 1206 में मृत्यु को प्राप्त होता है तो दिल्ली, आगरा की उस समय भारत की जो सत्ता थी उसकी बागडोर संभालने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था और लाहौर की जनता के कहने पर ही वो सिंहासन के रूप
राजा के सिंहासन पर अपना राजाभिषेक तो नहीं करवाता, लेकिन हाँ राजा घोषित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाता, कभी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाता, सिंहासन पर नहीं बैठता। वो स्वयं को हमेशा एक सिपहसालार के रूप में ही प्रस्तुत करता है। बड़ा उदार व्यक्ति, लाखों में दान देता था, जिसके कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के भी रास्ते इतने आसान नहीं थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही गौरी के कई अन्य गुलाम भी भारतीय सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहते थे। 24 जून 1206 ईस्वी को उसका सिंहासन पर एक राजा के रूप में स्थापना होता है। इसके साथ ही नसीरुद्दीन कुबाचा, जो कि उस समय कच्छ में उचके में सक्रिय थे, वो विद्रोह कर देते हैं। ताजुद्दीन एल्दौज, जो कि एक गवर्नर थे किरमान में, वो राजा के लिए अपनी दावेदारी देते हैं। कई सारे लोग जो कि सामने आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रतिद्वंद्विता में। ताजुद्दीन एल्दौज के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह करता है और वैवाहिक संबंध के द्वारा एल्दौज को शांत करने की कोशिश करता है, ताकि एल्दौज से उसकी दुश्मनी कम हो सके। नसीरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करता है। इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं का गवर्नर था, और गौरी ने खुरासन के विद्रोह में खोखरों का दमन करने के लिए उसे पहले ही स्वतंत्र कर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस तरह कुबाचा, एल्दौज और इल्तुतमिश तीनों के विद्रोहों को दबाने में सफल हो जाता है। इससे पूर्व कि ऐबक कुछ अन्य प्रांतों को जीतता, भारत में आगे बढ़ता, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ हैं जो प्रश्न में आते हैं, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जैसे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव उसने किसके नाम पर रखी? तो अपने आध्यात्मिक गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में रखी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है, उसका निर्माण भी अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ये सारे प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन एक अयोग्य व्यक्ति, जिसे गद्दी से हटाकर उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में लेता है, गुलाम वंश की बागडोर अपने हाथ में लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन के 4 साल में एक बार भी दिल्ली नहीं आता है, लाहौर से ही शासन करता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को वास्तविक रूप से गुलाम वंश की स्थापना से, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना से नहीं देखा जाता, जबकि वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली से शासन करता है। तो ये तो कुछ प्रमुख बिंदु थे जो मैंने आपसे पूछे, बताया आपको, आपके साथ डिस्कस किए कुतुबुद्दीन के संबंध में। हम लोग अपने अगले वीडियो में गुलाम वंश के अन्य शासकों को देखेंगे। अब बारी है आज के प्रश्न की। हमारा आज का प्रश्न है, शीश महल या दर्पण महल भारत के किस शहर में स्थित है? शीश महल या दर्पण महल, आप शहर ना बताकर राज्य का नाम भी बता सकते हैं कि शीश महल या दर्पण महल भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब और डी गुजरात। आपको बताना है शीश महल या दर्पण महल कहाँ है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन और आंसर दोनों मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स कमेंट करके अपने उत्तर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले, इससे पहले कि मैं आपको गुड बाय करूं,
फिर मैं वही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और यदि पेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।